साथियों, हलित ज्योतिष के ग्रह दोष, ग्रहों के गुण दोष प्रकृति में आप सभी का पुनः स्वागत है। अभी तक आपने जो है ग्रहों को, नक्षत्रों के बारे में जाना, उसके बाद आपने राशियों के बारे में जाना, ग्रह मैत्री, ग्रहों के बारे में जाना, ग्रहों की ग्रह मैत्री आदि के बारे में जाना, और ग्रहों के और भी जो गुण दोष थे, ग्रहों की प्रकृति, ग्रहों के पुरुषत्व, नपुंसकता आदि के बारे में, ग्रहों के स्थान कहाँ है उनके बारे में जाना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब सिद्धांत पे, हम पूर्णतः सिद्धांत पे आ जा रहे हैं। अब आपको जो है, अब हम लग्न वाइज 12 लग्न में कौन से ग्रह शुभ होंगे, 12 ग्रह में कौन से ग्रह शुभ। लग्न में आपने नैसर्गिक गुणों में जाना कि 2 ग्रह शुभ होते हैं। कौन कौन से ग्रह शुभ? गुरु और शुक्र शुभ होते हैं, और चंद्र और बुध जो है शुभ के साथ रहता है, शुभ हो जाता है, और अशुभ के साथ रहता है, अशुभ हो जाता है, अकेला होता है, शुभ होता है। चंद्रमा पक्षबली होता है, चंद्रमा जो है सूर्य से 72 डिग्री दूर होता है। पूर्णमासी के आसपास का चंद्रमा 6 दिन पहले का या 6 दिन बाद का चंद्रमा जो होता है वो शुभ होता है, शेष चंद्रमा जो है शुभ होता है। ये आपने जाना। उसके बाद बाकी ग्रह आपने जाना कि गुरु शुक्र जो है शुभ ग्रह में आते हैं हमेशा नैसर्गिक रूप से, और शेष ग्रह जो है कि सूर्य, मंगल, शनि और राहु केतु, ये सब अशुभ ग्रहों में आते हैं। तो अब तत्कालिक रूप से अब हम देखेंगे कि कुंडली जब भी बनेगी, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो कोई न कोई उसकी राशि जो होती है, जो लग्न के समय की जो राशि होती है, वही राशि जो है उसके लग्न को निर्धारण करती है, और लग्न का निर्धारण ही हमें यह बताता है कि बच्चे की जन्म कुंडली क्या बनी और जन्म कुंडली क्या बनी। अब उसके लिए कौन से, ये भी जानना बहुत जरूरी होगा कि किस बच्चे को जन्म किस लग्न में हुआ है, तो कौन सा ग्रह उसको जो है शुभ परिणाम देगा, कौन सा ग्रह उसे अशुभ परिणाम देगा, और कौन उसको सामान्य रूप से रहेगा, कौन योगकारी होगा। तो ये चीज लग्न वाइज जो है, अब हम 12 लग्न की बात करेंगे। समझने को तो आप समझ जाएंगे, 1 लग्न 2 लग्न से ही समझ जाएंगे, और जो चीजें आपने पूर्व में जाना है उनको यहाँ भी समझेंगे, कि राशियों को यहाँ फिर से समझेंगे, ग्रहों को फिर से समझेंगे, भाव को भी आप समझेंगे कि किस भाव में क्या होगा। केंद्र त्रिकोण की बात हुई थी, केंद्र त्रिकोण और दुख भाव की और अशुभ भावों की बात हुई थी। ये सब चीजें पुनः जो है रिपीट भी होती चलेंगी और उन्हें आप समझते चलेंगे। अब यहाँ पे हम, आप देखिए कि ये जो है हमने आज जो है पहले से बना दिया था, ये मेष लग्न की कुंडली है। जिस बच्चे का जन्म जो है मेष राशि में हुआ हो, वो बच्चा जो है मेष लग्न का कहलाएगा कि मेष लग्न में बच्चे का जन्म हुआ है। अब मेष लग्न में जन्म हुआ है तो क्या उसकी पहचान क्या होगी? जिसके यहाँ पे 1 होगा, वो 1 लिखा होगा, वो मेष लग्न का कुंडली होगा। तो ये पहला लग्न कौन सी हम बात कर रहे हैं? हम मेष लग्न की बात कर रहे हैं। और इसको किसमें देखा जाता है? इसके मेष लग्न को हमने क्रमांक के हिसाब से ही बताया था। तो इसकी जो है संख्या क्या होती है? मेष लग्न का स्वामी जो होता है, मेष लग्न का स्वामी की बात होता है, इसका स्वामी जो है मंगल होता है। हम यहाँ ये भी लिख दे रहे हैं, और मंगल होता है। और ये किन राशियों का स्वामी होता है? ये पहली राशि ये कौन है? मेष राशि। और दूसरी राशि ये जो है वृश्चिक राशि का स्वामी होता है, वृश्चिक राशि का स्वामी होता है। अब आपने ये जाना कि अब पुरानी चीजें भी देखिए रिपीट होती चल रही हैं कि मेष लग्न किसका स्वामी है? मेष लग्न का स्वामी मंगल है, और इसकी 2 राशियां होती हैं, एक राशि मेष होती है, दूसरी राशि वृष होती है। अब वही मेष राशि में जो व्यक्ति जो है जन्म लेगा, वो कौन से हो जाएगा? वो मेष लग्न का स्वामी हो जाएगा, मेष लग्न का व्यक्ति हो जाएगा। अब इसमें कौन से ग्रह शुभ है, कौन से अशुभ हैं, अब बात आती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहला जो है हम ग्रह लिख देते हैं मेष लग्न में ही, यहाँ पे मेष लग्न लिख दे रहे हैं, मेष लग्न। अब यहाँ पे शुभ ग्रह की बात हो जाएगी, अशुभ ग्रह की बात हो जाएगी, और सम ग्रह की बात हो जाएगी। आगे जो भी आएगा उसकी बात होती चलेगी। अब मेष लग्न में लग्न की ही बात कर ले। अब आप लोगों को हमने पहले बताया था, अब आप ध्यान दीजिएगा, पहले आपसे चर्चा हुई थी, पिछले पाठों में आप जाएंगे कि हमेशा जो है त्रिकोण भाव, ये पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, ये क्या होता है? त्रिकोण भाव होता है। और त्रिकोण भाव हमेशा ही जो है क्या होता है? शुभ होता है। और यहाँ पे जो भी यहाँ के स्वामी होंगे उनकी
अगर देखिए चंद्रमा और सूर्य की एक ही राशि होती है, चंद्रमा कर्क राशि और सूर्य की सिंह राशि होती है, तो इनके स्वामी एक ही होते हैं, बाकी सारे ग्रह दो दो राशियों के स्वामी होते हैं। अब कोई दूसरी राशि के स्वामी, अगर मान लीजिए यहाँ किसी के स्वामी है, तो अब यहाँ जैसे उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए गुरु है, गुरु के स्वामी जो है कौन है, गुरु का स्वामी 9 धनु राशि के और मीन राशि के स्वामी होते हैं। और धनु राशि यदि त्रिकोण में है और ये दुख भाव में है, ये आपको दुख भाव बताया गया था कि दुख भाव है 8, ये 6, 8 और 12 ये दुख भाव होता है, दुखनाथ कहे जाते हैं। लेकिन ये दुख भाव नहीं देगा, इसका स्वामी हमेशा सुप्रभाव देगा। इसका स्वामी दोनों का गुरु है, तो गुरु सुप्रभाव ही देगा। अब चलिए अब आगे चलते हैं तो आपको एक एक चीज समझ में आती जाएगी। सबसे पहले मंगल की बात कर लेते हैं। तो मंगल कहाँ कहाँ का स्वामी है? मंगल पहला स्वामी लग्न का स्वामी हुआ, और दूसरा स्वामी कहाँ का हुआ? 8वें भाव का स्वामी हुआ। इस भाव को हम लोगों ने क्या कहा था? आयु भाव कहा था। और इस भाव को क्या कहते थे? इसको जो है हम लोगों ने क्या जाना था? इसको शरीर, रूप, आकृति, रंग, मतलब व्यक्ति के व्यक्तित्व के आदि के बारे में, व्यक्ति के व्यक्तित्व आदि के बारे में, उसके आत्म तत्व के बारे में सारी चीज जानकारी होती थी। इसलिए लग्न से लग्न कहा गया था। त्रिकोण भाव भी है और केंद्र भाव भी, दोनों में आता है। अब चूंकि त्रिकोण भाव में ये है तो ये कभी अशुभ हो नहीं सकता। लग्न का स्वामी कभी अशुभ नहीं होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा कि लग्न का स्वामी कभी अशुभ नहीं होगा, चाहे वो किसी भी दुख भाव का स्वामी क्यों हो। तो लग्न का स्वामी ये मंगल हुआ। तो मंगल को हम कहाँ लिख लेंगे? मंगल जो है हमारा जो है, मंगल कहाँ आ रहा है? मंगल शुभ, मंगल इस लग्न कुंडली में। जबकि आपको एक चीज ये भी जानकारी होनी चाहिए कि हमने जो पहले पूर्व में बताया था, तो ये बताया था कि मंगल जो है, गुरु और शुक्र जो है नरसंगिक शुभ ग्रह है, नरसंगिक शुभ ग्रह है। और मंगल, शनि, राहु, केतु, शुक्र, राहु, केतु, सूर्य, ये सब जो है क्या ग्रह है? ये अशुभ ग्रह है। नैसर्गिक रूप से अशुभ है, लेकिन तात्कालिक रूप से यहाँ तत्कालिक होती है। जब कुंडली बनती है तो तत्कालिक की भी बात होती है। नैसर्गिक रूप से है, जब फल विवेचना होगी तो दोनों को अलग अलग हम देखेंगे और समझेंगे फल कथन क्या होगा। अभी यहाँ एक की बात हो रही कि इस कुंडली में मेष लग्न की, ये विष लग्न और मिथुन लग्न और कर्क लग्न की कुंडलियों में इसका प्रभाव अलग होगा। लेकिन मेष लग्न कुंडली में मंगल जो है क्या प्रभाव देगा? मंगल सुप्रभाव देगा। और कहाँ कहाँ का सुप्रभाव देगा मंगल? ये यहां से जो भी चीजें देखी जाती हैं, तो रंग, रूप, आकार, प्रकृति, ये सब चीजें देखी जाती हैं, वो देगा। और यहां से आयु देखा जाता है, आयु को भी ये जो है प्रभावित करेगा और उसके लिए सुप्रभाव देगा। जब इसकी महादशा अंतरदशा आएगी तो ये सुप्रभाव देगा। तो मंगल जो है इसमें शुभ हुआ। अब लेकिन ये मंगल अपना जो अशुभ प्रभाव होता है नैसर्गिक रूप से, वो भी देगा कि जैसे मंगल में क्रोध है, अग्नि तत्व है, तो सब आगे आएगा, तो आगे फल कथन में बताएंगे। लेकिन यहाँ इस कुंडली के लिए मंगल क्या है? मंगल शुभ है। अब दूसरी राशि आपकी आती है। दूसरी राशि ये क्या है? ये शुक्र, ये वृष राशि है, वृष राशि शुक्र है। और ये तुला राशि है, तुला शुक्र है। तो इसकी 2 राशियां हैं, वृष और तुला राशि। एक जो है दूसरे भाव में है और दूसरी जो है 7वें भाव में है। तो 7वां भाव, ये दोनों भाव हमने आपको पूर्व में बताए थे, मारक भाव होते हैं। तो मारक भाव हैं, तो मारक भाव नैसर्गिक रूप से तो वो शुभ है, नैसर्गिक रूप से वो शुभ है। लेकिन यहां तत्कालिक रूप से क्या है? वो मारक में दोनों आ रहे हैं, मारक में आ रहे हैं। अब ये भी देखना है कि लग्न का शत्रु जो होगा, लग्न का अगर मित्र है तो भी जो है अशुभ प्रभाव नहीं देता है। तो मंगल का शुक्र से संबंध क्या है? मंगल का शुक्र जो है, मंगल शुक्र के साथ शत्रुता नहीं रखता है, मंगल शुक्र के साथ शत्रुता नहीं रखता। और शुक्र भी जो है मंगल के साथ शत्रुता नहीं रखता, दोनों सम व्यवहार रखते हैं। मंगल शुक्र के साथ नहीं रखता है, तो यानी लग्न का न तो ये शत्रु है न लग्नेश उसका शत्रु है, दोनों एक दूसरे के शत्रु नहीं है। तो शुक्र कहाँ आ जाएगा? शुक्र इसमें जो है आ जाएगा, मित्र तो है नहीं, शुभ भाव में नहीं है, मारक भाव में है। अतः ये जो है यहाँ हमारा शुक्र जो है आ जाएगा, शुक्र यहाँ सम प्रभाव देगा, न ये बहुत हानि करेगा क्योंकि वो शुभ ग्रह है और इनसे सम व्यवहार रख रहा है, इसलिए न ये हानि करेगा, न अपनी महादशा अंतरदशा में न नुकसान पहुंचाएगा, न बहुत ही लाभ देगा। इस समान व्यवहार से ये चलेगा। अब तीसरा आता है, तीसरा ग्रह आ रहा है आपका कौन सा? बुध की बात करते हैं। बुध जो है कहाँ कहाँ का स्वामी है? मिथुन राशि का स्वामी होता है और कन्या राशि का स्वामी होता है। अब मिथुन राशि जो है, मिथुन राशि
ये तीसरा भाव, ये छठा भाव। अब हमने बताया था तीसरा, छठा और 11वां ये अशुभ होते हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा? अशुभ नाथ कहा जाएगा। पहले पहले ये होगा कि इस कुंडली के लिए, मंगल कुंडली के लिए अशुभ नाथ हो गए। तो बुध जो है मंगल के साथ जो है कोई इसकी शत्रुता नहीं है। मंगल लग्नेश जो है, लग्नेश मंगल के साथ कोई शत्रुता नहीं है, ये उससे समव्यवहार रखता है। बुध जो है समव्यवहार रखता है। और मंगल जो है, मंगल बुध से शत्रुता रखता है। तो शत्रु सब मिला मन शत्रु होता है। तो ये जो है हमारा किसमें आ जाएगा? तो शत्रु है, तो ये जो आपका बुध है, बुध अशुभ भाव में आएगा। बुध इस कुंडली में क्या करेगा? बुध इस कुंडली में अशुभ प्रभाव देगा, शुभ प्रभाव नहीं देगा। बुध जब भी इसकी महादशा अंतरदशा आएगी अशुभ प्रभाव देगा। वैसे भी ये पराक्रम के भाव में, और शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा का कालम होता है। शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा को मेष लग्न की कुंडली में देने वाला होगा अपनी महादशा अंतरदशा में, और बल में कमी लाएगा। हाँ, ये है छोटे भाई बहनों से विवाद कराएगा, और यहाँ पे शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा इस तरह की चीजें जो है बढ़ेंगी। रोग भी, छोटे छोटे रोग भी बढ़ेंगे। अब आ जाता है कर्क चंद्रमा। चंद्रमा जो है ये चौथे भाव का, ये इसको भाव क्या कहते हैं? इसको सुख भाव कहते हैं। चंद्रमा की एक ही राशि होती है, कर्क राशि एक ही राशि होती है, इसकी दो राशियां होती नहीं। और ये केंद्र का भाव है। केंद्र के भाव को हमने बताया था कि केंद्र का भाव शुभ भाव होता है। तो केंद्र का भाव शुभ भाव होता है, और चंद्रमा की किसी भी ग्रह से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से शत्रुता नहीं है। और मंगल जो है भी जो है चंद्रमा का मित्र है। तो दोनों स्थिति में ये शुभ है। तो मंगल कहाँ आ जाएगा? ये चंद्रमा भी जो है चूंकि मंगल का मित्र है, और इससे दोनों में आपस में शत्रुता नहीं है, और ये जो है केंद्र में बैठा है, केंद्र में शुभ भाव में बैठा है। और तो ये क्या करेगा? ये चंद्रमा भी जो है हमारा ये शुभ प्रभाव में आएगा। यहाँ पे हम चंद्रमा को भी शुभ में ले लेंगे। इस लग्न की कुंडली में चंद्रमा भी शुभ प्रभाव देगा। अब आता है पांचवा घर, सूर्य का आता है। सूर्य की भी एक राशि है, और एक ही राशि होती है, इसकी दो राशियां नहीं होती हैं। सूर्य नैसर्गिक रूप से जो है आप देखेंगे, नैसर्गिक रूप से सूर्य को जो है अशुभ ग्रहों में माना जाता है। लेकिन तत्कालिक रूप से इस कुंडली में देखेंगे तो त्रिकोण का स्वामी है, पांचवें भाव का स्वामी है। पांचवें भाव से विद्या और संतान के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे सूर्य जो है, और इसका मंगल का मित्र है, सूर्य मंगल का मित्र है, और मंगल सूर्य को मित्र व्यवहार करता है। तो दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, इसलिए मित्र की श्रेणी में आएगा। तो सूर्य भी जो है इस कुंडली में क्या देगा? सूर्य भी जो है शुभ प्रभाव ही देगा, अपनी महादशा अंतर्दशा में शुभ प्रभाव देगा। अब उसके बाद आपका अगला ग्रह आ जाता है, सूर्य के बाद आ जाता है बुध की बात हो गई, 3 और 6 बुध की बात हो गई, शुक्र की बात हो गई, मंगल की बात हो गई, 1 और 8 मंगल की बात हो गई। अब आती है गुरु की बात। गुरु कहाँ का स्वामी है? गुरु जो है ये 5वें भाव का, 9वें भाव का स्वामी है। अब 9वें भाव का गुरु स्वामी है, तो गुरु की भी जो है मंगल से मित्रता है। मंगल गुरु से मित्रता रखता है, गुरु मंगल से मित्रता रखता है, दोनों एक दूसरे के मित्र है। और गुरु कहाँ आया? त्रिकोण भाव में आया। और त्रिकोण भी कौन से त्रिकोण? एक चीज और आपको हम यहाँ बता दें कि केंद्र में जब भी देखा जाता है तो केंद्र में प्रथम भाव से ज्यादा चतुर्थ भाव ज्यादा बली होता है, और चतुर्थ भाव से ज्यादा बली सप्तम भाव होता है, और सप्तम भाव से ज्यादा बली दसम भाव होता है। ये उत्तरोत्तर एक दूसरे से बली होते हैं। इसी प्रकार त्रिकोण भी जो है प्रथम भाव से ज्यादा बली पंचम भाव त्रिकोण का होता है, और पंचम भाव से ज्यादा बली त्रिकोण नवम भाव का होता है। तो गुरु यहाँ मूल त्रिकोण का आया, ये भाग्य भाव का स्वामी है, पिता का भाव है, इस भाव में आया। इस भाव में आने के बाद ये जो है धनु राशि जो है, धनु और मीन राशि का गुरु स्वामी है। दूसरी राशि इसकी कहाँ गई? दूसरी राशि इसकी व्यय भाव में गई। और ये क्या है? 3 6 ये हमने 6 8 12 दुख भाव है, दुखनाथ कहे जाते हैं यहां से। लेकिन चूंकि त्रिकोण के स्वामी हो गए और केंद्र के मित्र हैं, केंद्र के मित्र हैं, इसलिए ये कभी भी जो है कोई दुख जो है, ये जो है दुख देने वाले नहीं होंगे। तो ये भी कहाँ आ जाएंगे? ये इसको शुभ प्रभाव देंगे। तो गुरु को भी हम कहाँ रख लेते हैं? ये शुभ प्रभाव में रख लेते हैं। अब बात आती है, एक ग्रह और बच रहा है, शनि ग्रह की बात आ रही। शनि ग्रह बच रहा है, और शनि ग्रह बच रहा है तो शनि को जो है बात करेंगे शनि की। शनि कहाँ का स्वामी है? शनि चौथे भाव का स्वामी है। तो अच्छा है, ठीक है। शनि चौथे भाव का स्वामी होने के कारण शनि जो है ये शुभ प्रभाव में आ गया। और नैसर्गिक रूप से क्या है? शनि अशुभ ग्रहों में आता है। दूसरा क्या है? ये 11वें भाव का भी स्वामी है। मकर और कुंभ राशि दोनों राशियों का ही स्वामी होता है।
तो 10वीं राशि और 11वीं राशि दोनों राशि इसकी अपनी राशि हैं। केंद्र का स्वामी होने से तो ये अच्छा हुआ, लेकिन 11वें का स्वामी हो से ये 3, 6 और 11 अशुभ है, तो अशुभनाथ भी कहा जाएगा। और शनि जो है मंगल के साथ जो है शनि की भी शत्रुता है, मंगल शनि के साथ शत्रुवत व्यवहार रखता है और शनि भी मंगल के साथ शत्रुवत व्यवहार रखता है। तो लग्न का मित्र न होने के कारण इसको भी हम कहाँ ले आ देंगे, इसको भी शनि को भी हम अशुभ की श्रेणी में लाएंगे, ये अशुभ व्यवहार करेगा। अब ये है, तो अब आप इसको ये ना सोचिएगा कि ये जब महादशा अंतरदशाएं आएंगी तो ये ग्रह मेष लग्न की कुंडली में मंगल, चंद्रमा, सूर्य और गुरु ये क्या देंगे, ये शुभ प्रभाव देंगे। और अशुभ प्रभाव कौन कौन से देंगे, बुध और शनि जो है कि महादशा अंतरदशा में ये अशुभ प्रभाव देंगे, और शुक्र जो है सामान्य प्रभाव देगा। और उसी में जो है शुक्र जो है सम रहेगा, लेकिन मार्केश जो है, मार्केश की भी दशा है, तो दशा में मार्केश का भी अपना प्रभाव वो देगा। तो आज आपने क्या जाना, आज आपने मेष लग्न को जाना, और इसको 1, 2 लग्न 3 लग्न बताते बताते आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि 12 लग्न कि मेष से लेके मीन तक 12 लग्न की बात करें, और 12 लग्न के हम शुभ, अशुभ और सम की बात। योग कारक ग्रह की एक बात और आती थी, योग कारक ग्रह हमने बताया था आपको, योग पूर्ण योगकारी या योग कारक ग्रह, पिछले अध्याय में आप पढ़ा योग कारक ग्रह। तो योग कारक ग्रह हमने बताया था केंद्र और त्रिकोण का जो स्वामी जब बनेगा, तो इसमें कोई भी ऐसा स्वामी नहीं बन रहा है कि जो केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी बन रहा हो, तो योग कारक हो, पूर्ण योग कारक हो। तो इसमें कोई पूर्ण योग कारक ग्रह, मेष लग्न में कोई पूर्ण योग कारक ग्रह नहीं बनता है। तो ये आप जान लिए, यहाँ कोई पूर्ण योग कारक ग्रह नहीं बन रहा है। तो आज इतना, कल हम वृष लग्न की कुंडली की ओर बढ़ेंगे, कल वृष लग्न की कुंडली की विवेचना करेंगे। इसी प्रकार धीरे धीरे आपको 12 लग्न की कुंडली का विवेचना करेंगे। और आप जल्दी ही जो है अब समझना, हमको लगता है कि आपको बहुत कुछ अब समझ में आने लगा होगा, जो शुरू से हमारे पाठों को पढ़ रहे हैं तो उनको ये समझ में आने लगा होगा। और एक चीज और आपको ये बता दें कि ये 56 नंबर पाठ किए हैं, भूलवश जो है 54 नंबर पाठ जो था वो 55 हो गया, इसलिए 54 नंबर कोई पाठ नहीं है। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग देख रहे हैं कि 54 खोजने की कोशिश ना करिएगा, ये 54 नंबर कोई पाठ नहीं बनाया गया है। तो 54 नंबर छूट गया है, 55 और 56 है, तो 54 को छोड़ के आप आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार आप ये देखे हैं, और जैसे जैसे आप इसको देखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, आप फलित की ओर आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। आज सबको इतना ही, कल फिर जो है अब वृष लग्न की कुंडली के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।